अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम नए सिरे से अपनी एनआरई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि जो कुछ मैं सीखूं वो मैं आप सबको आगे कन्वे कर सकूं। सिर्फ ये एक यूँ कह लें कि सदका जारिया की नीयत से मैं ये सब कर रहा हूँ और मेरा कुछ मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। जो मैं सीख रहा हूँ या जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसका यही मकसद है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो सीखें, अपनी-अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों इस चीज़ को लेकर। तो हम इंशाल्लाह एंडोक्राइनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और एंडोक्राइनोलॉजी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ऑफ इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप जब इस सिस्टम को कवर करते हो तो आपके बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो कवर हो जाते हैं, ठीक है? ये ऐसा सिस्टम है जो हर सिस्टम को थोड़ा बहुत टच देता है, ठीक है? तो एंडोक्राइन में सबसे पहले हम एम्ब्रियो देखेंगे, वो भी सिर्फ़ मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2 ग्लैंड्स की हम एम्ब्रियो देखेंगे। थायरॉइड डेवलपमेंट एंड द पिट्यूटरी डेवलपमेंट। बाकी जब जैसे-जैसे हम फिजियोलॉजी करेंगे ग्लैंड्स की, वैसे-वैसे हम जो है उसको उसकी एम्ब्रियो भी थोड़ी बहुत जो है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम थायरॉइड डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ थायरॉइड डेवलपमेंट? आप सबको पता है कि आपका जो थायरॉइड ग्लैंड है, इट इज़ अ बाइलोब ग्लैंड। जो मेन-मेन पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। इट इज़ बाइलोब ग्लैंड, ठीक है? लोकेटेड इन द नेक। आप सबको पता है इट इज़ लोकेटेड इन द नेक ऑन बोथ साइड ऑफ द योर ट्रैकिया। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर ब्यूटीफुल ट्रैकिया। अब ये जो ग्लैंड है, ये आपके बोथ साइड ऑफ द ट्रैकिया पर होता है, ठीक है? दैट इज़ योर थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है? पोस्टीरियर टू दिस इज़ ये जो ग्लैंड है बेसिकली इट इज़ कनेक्टेड विद योर 2 लोब होते हैं इसके, एक ये लोब है, ठीक है? और एक ये लोब है। अब ये दरमियान वाला एरिया है, ये कनेक्शन होता है, इसको हम इस्मस कहते हैं। अब ये जो दोनों लोब हैं, ये कनेक्ट होते हैं विया इस्मस। अब पोस्टीरियर टू इस्मस अब अगर हम इस इस्मस को रिमूव करें तो इसके पीछे हमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स देखने को मिलेंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिकॉज ऑफ हियर इज वन क्लिनिक दैट इज नेम एज ट्रिक्योस्टमी। आप सबको पता है कि इन सीवियर केसेस में, इमरजेंसी केसेस में हमें पेशेंट की इंट्यूबेशन करनी पड़ जाती है, ठीक है? तो इंट्यूबेशन हम 2 तरीकों से करते हैं, वाया योर माउथ और वाया ट्रेकियोस्टमी। अब माउथ के ज़रिए अब हम तब करते हैं जब पेशेंट की जो जो फेस है या कुछ भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती, मतलब कि उसका फेस बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है? अब कुछ ऐसे केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, उनका फेस खराब हुआ होता है या कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं, जिनकी वजह से हम इंट्यूबेशन विया माउथ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, वी हैव डन एट इस्मस, ठीक है? अब इस्मस को कट करते हैं, इस्मस को कट करने के बाद जो है हमारे पास जो है वो जो उसकी रिंग जो है, ट्रेकियल रिंग है, वो एक्सपोज़ हो जाती है। तो हम इन रिंग्स में जो है ट्रेकियोस्टमी करके इंट्यूबेशन कर देते हैं, ठीक है? तो ये एक क्लिनिकल है एंडोक्राइन थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड। अच्छा, अब और आप सबको पता है कि इट इज़ इफ दिस ग्लैंड इज़ बाइलोब्ड, तो ये कौन से अल्फ़ाबेट की अपीयरेंस देता है? ये एच शेप्ड अल्फ़ाबेट की अपीयरेंस देता है। तो इट इज़ अ एच शेप्ड ग्लैंड, ठीक है? और आप सबको पता है कि इस ग्लैंड सीक्रेट्स T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है? तो ये बाद में हम जब अलहदा से इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे, उसमें हम इनको देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, हाउ दे प्रोड्यूस, ठीक है? तो इन सबको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी इम्यूनोलॉजी कर रहे हैं। होता क्या है, ऑन द थर्ड वीक ऑफ योर जेस्टेशन, जब बेबी की जेस्टेशन वीक, थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन होता है, अ स्ट्रक्चर इन द माउथ फॉर्म्ड नोन एज फोरामेन सीकम, ठीक है? अब ये जो फोरामेन सीकम है, ये क्या होता है, इट इज़ ये जो स्ट्रक्चर है ये माउथ में फॉर्म्ड होता है, ठीक है? आपका जो थायरॉइड रेटिकुलम है, वो राइज़ होता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव फेरेंक्स, ठीक है? और ये डिसेंड होता है इनटू द नेक, ठीक है? एट द लेवल ऑफ
फोरामेन सीकम आपकी जो एंडोडर्मल सेल है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ से, कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, तो आपने मार्क लगाना है एंडोडर्म, ठीक है। अब ये जो फोरामेन सीकम है इसमें एंडोडर्मल सेल हैं, ये ग्रोस होते हैं और स्टार्ट टू डिसेंड टूवर्ड्स द नेक, ठीक है। ये नीचे जाते हैं एंड फॉर्मिंग द डक्ट नोन एज थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है। अब ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है, होता क्या है कि इसका जो लोअर एंड है ना थायरोग्लोसल डक्ट का, हम इसको डायग्राम के साथ भी समझेंगे, ठीक है। अब इसका जो लोअर एंड है ना वो बाइफेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर फोरामेन सीकम, दिस इज योर फोरामेन सीकम। अब ये जो फोरामेन सीकम है इसने डिसेंड डाउन होना है। जब ये डिसेंड डाउन हो जाएगा तो ये थायरोग्लोसल डक्ट बना देगा, ये डक्ट होगी, ठीक है। दिस इज योर थायरोग्लोसल डक्ट। अब ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है इसका जो लोअर एंड है इसने बाइफिडेड होना है, यूं होना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बाइफिडेड शेप ऑफ योर थायरोग्लोसल डक्ट एट इंफीरियर लेवल, ठीक है। वो उसके बाद क्या होता है, अब ये जो बाइफिडेड डक्ट है इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू थायरोइड लोब्स, ठीक है। ये आपका रेमिनेंट रह जाता है बाकी, ठीक है। और ये आपका थायरॉयड ग्लैंड्स बन जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और ये जो फोरामेन सीकम है इज अ नॉर्मल रेमिनेंट ऑफ योर थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है। उसके बाद इसकी एनोमलीज हैं, सबको पता है कि एंडो कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं, ठीक है। हर ग्लैंड की जब प्रोडक्शन होती है, किसी भी चीज़ की हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होती है, तो मे भी उसकी जो है एनोमलीज भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनोमलीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, इनको लाजमी आदमी याद रख लो। तो सबसे पहले एनोमली है पोजिशनल डिफेक्ट। आप अपनी फर्स्ट एड उठाओगे तो उसमें लिखा होगा लिंगुअल थायराइड, ठीक है। अब पोजिशनल डिफेक्ट में होता ये है कि नॉर्मली हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ट्रेकिया के फ्रंट पर होता है, फोर्थ थर्ड थर्ड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकिया के फ्रंट पे, ठीक है। अब नॉर्मली ये लोकेशन है। अब पोजिशनल डिफेक्ट का मतलब ये है कि एबनॉर्मल पोजीशन होगी इसकी। ये मे बी लिंगुअल थायराइड, मतलब जुबान के साथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। सुप्राहायोइड थायराइड, मतलब आपकी जो सुप्राहायोइड बोन है उसके ऊपर थायराइड ग्लैंड की प्रेजेंस हो सकती है, या इंफ्राहायोइड थायराइड होता है। लेकिन आपने इन तीनों में से जो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ लिंगुअल थायराइड याद रखना है। अब ये ऐसी ही पोजीशन है, अगर हम इसको रिमूव करते हैं और मे बी इट इज ओनली प्रेजेंट टिश्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड, देन व्हेन एवर वी हैव टू रिमूव दिस ग्लैंड यू विल सी द हाइपोथायरॉयडिज्म इन दोज उन दोज पेशेंट, ठीक है। तो आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये एक और एनोमली होगी पोजिशनल डिफेक्ट। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद है थायराइड एजेनेसिस। बस इतना याद रख लो कि थायराइड एजेनेसिस से मुराद के थायराइड ग्लैंड नहीं बन पाता। तो उसके बाद आ जाओ थायरोग्लोसल डक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है, इट इज प्रेजेंट एज एन इंटीरियर मिडलाइन नेक मास दैट मूव्स विथ योर स्वेलिंग और प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। ये आपकी नेक है, ठीक है। यहाँ कहीं ये स्वेलिंग होती है, जब कभी आप स्वेलिंग करते हो ये मूव करता है अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट इज योर थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, ठीक है। और अगर एक छोटा बच्चा है आपके पास, क्या होगा, एक पेशेंट आएगा, या उसकी उम्र होगी, ठीक होगी, उसको सेंस होगी, ड्रिंकिंग करता होगा, ठीक है। आपने उसको पानी देना है, जब पानी पिएगा तो ये सिस्ट की जो मूवमेंट अगर वो होगी तो दैट मीन्स दैट इज थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक, डक्ट सिस्ट, ठीक है। अगर वो बच्चा हुआ तो उसको आपने कहना है कि अपनी जुबान बाहर निकालो, जब वो प्रोट्रूड करेगा अपनी जुबान को तो ये तब भी मूवमेंट करेगा, तो दैट इज कंफर्मेटरी ऑफ टेस्ट फॉर द थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके नुकसान ये होते हैं कि देयर इज अ परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट दैट विल लीड टू द एबनॉर्मल डायलेशन, ठीक है, एबनॉर्मल डायलेशन। अब जब एबनॉर्मल डायलेशन होगी तो इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी, और वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी, रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं,
ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, उसके बाद रिस्क ऑफ कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ओनली ये है कि वी हैव टू रिमूव दैट सिस्ट, ठीक है, सिस्ट रिमूवल इज ओनली द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एक और डिफेक्ट है, और डिफेक्ट नहीं है, एक और एबनॉर्मेलिटी है, आपने इसका में भी नाम सुना होगा, क्रिटिनिज्म। These things are not available in your फर्स्ट एड एम्ब्रियोलॉजी। फर्स्ट एड एम्ब्रियोलॉजी में सिर्फ आपको थायरोग्लोसल डक्ट के बारे में बताया होगा, या आपको लिंगल थायरॉइड के बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा, या थोड़ा बहुत आपको बताया होगा कि थायरॉइड की डेवलपमेंट क्या होती है। उसको अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने ये चीज़ देखी है, पढ़ ली है, आप इसको पढ़ने के बाद जाओ फर्स्ट एड पढ़ो, आपको बिल्कुल समझ आने लग जाएगी कि व्हाट इज थायरॉइड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जरूर देखो। व्हाट इज क्रिटिनिज्म? बेसिकली इट इज अ कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। होता यह है कि आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। तो आप सबको पता है कि आयोडीन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3 T4, और जब T3 T4 नहीं होंगे तो मे बी देर इज अ एजेनेसिस ऑफ योर थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। अब कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, तो इसकी मेन बहुत सारी रीजंस हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि आपका जो T3 T4 लेवल है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये होगी थायरॉइड ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलपमेंट, इट इज अ हाइपोफेसियल ग्लैंड, ठीक है। आपने बात याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, हाइपोफाइसियल ग्लैंड होता है ये, ठीक है, एंड इट इज योर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर ये नहीं है ना, तो आपकी बॉडी फंक्शन कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है इट हैज टू लोब्स, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, posterior pituitary gland, and many of your hormones are released from these two lobes। आपकी जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका हार्ट रेट है, आपका जो वेगस नर्व सिस्टम है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है आपकी, वो इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपका थायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन, एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन, आपके स्टीरॉयड्स, जितने भी मेजर मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ सेविंग हार्मोन्स हैं, उनका कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के पास है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ग्लैंड इट इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, ठीक है। और अल्लाह ताला का निज़ाम देखो कि बिल्कुल ये ना, मटर का दाना आपने देखा है, ये बिल्कुल उसके साइज का होता है। और आप कभी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पे गौर देखो ना, तो आपको यकीन जाने खुद हैरत होती है कि यार अल्लाह, ये मटर क्या होता है, मटर का दाना क्या है? कुछ भी नहीं। आप अपने 2 उँगलियों में लेते हो ना, तो उसको पिच करते हो, तो वो पिस जाएगा, ठीक है। तो आपको हैरान होना चाहिए अल्लाह ताला की क्रिएचर पे, कि अल्लाह के नाम ने यार क्या-क्या इंसान के जिस्म में बना दिया। जब आप इस चीज़ को लेकर किसी चीज़ को पढ़ते हो, देखते हो, तो मेबी अल्लाह ताला का करम होता है फिर आप पर, आपको वो चीज़ ज़्यादा वे में अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। तो हमेशा इस बारे में सोचा करो यार, कि अल्लाह ताला ने इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ बना दी है हमारे दिल में, हमारे बॉडी में। दिस इज़ नॉट वन थिंग। हमारी बॉडी भरी-भरी ऐसी चीज़ों से हम गिन नहीं सकते, ठीक है। और हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें क्या बनाया है और हमें कैसे रेगुलेट कर रहा है। हमारा कुछ भी लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ सब कुछ है उस अल्लाह की ज़ात से मंसूब है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट लाइज़, बड़ा-बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और वो ये है कि इट लाइज़ इन अ डिप्रेशन इन अ स्फेनॉइड बोन, ठीक है। डिप्रेशन होता है किसमें? स्फेनोइड बोन में,
उस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। आपने कभी भी ये नाम पहले नहीं सुना होगा मे बी। अब ये जो सेला टर्सिका है, इसमें ये जो है हमारा पिट्यूटरी, ये यूं कह लो कि ये एक, फॉर एग्जांपल ये एक डिप्रेशन होता है और इसमें आपका पिट्यूटरी पड़ा होता है, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है? इट डेवलप्स फ्रॉम द टू सोर्सेस। एक्टोडर्म, मेनली आपने याद रखना है एक्टोडर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि एंड होल पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, न्यूरोएक्टोडर्म, तो न्यूरोएक्टोडर्म पे नहीं लगाना, अपने आपने एक्टोडर्म पे लगाना है, ठीक है। अब एक्टोडर्म जो है आगे वो डिवाइड होता है, सरफेस एक्टोडर्म में होता है, ठीक है, न्यूरोएक्टोडर्म में होता है, ठीक है। सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टोडर्म। अब ये जो सरफेस एक्टोडर्म से बनता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी बनता है। सरफेस ectoderm leads to the formation of anterior pituitary, ठीक है। और इसको हम अडीनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, आल्सो नेम एज अडीनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। उसके बाद न्यूरो एक्टोडर्म। अब ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है, इससे आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बनता है, सॉरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरो से बनता है तो न्यूरो से हम इसका नाम लेते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ऑल टुगेदर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफेसियल ग्लैंड भी कहते हैं, और इंटीरियर है तो अडीनो, अडीनो मीन इंटीरियर, ठीक है। और उसके बाद पोस्टीरियर न्यूरो है तो न्यूरो से हम इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस का नाम दे देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट, दोनों लोब्स की डेवलपमेंट है ना, दो अलग तरीकों से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द नेजोफेरेंक्स एक्टोडर्म, ठीक है। और उसके बाद आपने याद रखना है द न्यूरो एक्टोडर्म ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लाइन ड्रा करूं, ठीक है, यहाँ पर हम इंटीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे। अब होता ये है कि इंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिनेट कैसे होता है, आपका जो नेजोफेरेंस होता है ना, उसका जो एक्टोडर्म है वो अपवर्ड इवेजिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इवेजिनेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है टूवर्ड्स द सिफेनर बोन, इवेजिनेशन ऑफ ectoderm of nasopharynx towards sphenoid bone। अब जब ये sphenoid bone तक पहुंचते हैं तो होता क्या है कि ये ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं। whenever they group together they form a pouch called Rathke's pouch। और आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, और वो हमेशा के लिए याद रखनी नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि इंटीरियर पिट्यूटरी इज डेवलप्ड फ्रॉम वेयर, तो वहां पर अगर एक्टो सरफेस एक्टोडर्म का जिक्र नहीं होगा तो वहां पर रथ के पोच का जिक्र लाजमी होगा, तो आपने इसको मार्क कर देना है, ठीक है। अब ये जो रथ के पोच है, बेसिकली ये रथ के पोच जो है, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है इंटीरियर पोर्शन, ठीक है, और एक होता है पोस्टीरियर पोर्शन। अब ये जो इंटीरियर पोर्शन ऑफ रथ के पोच है, इट फॉर्म्स द इंटीरियर पिट्यूटरी। कहोगे पोस्टीरियर रथ के पोस्टीरियर पोर्शन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनेगा, नहीं भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो न्यूरोएक्टोडर्म से ही बनता है। अब पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रथ के पोच से एक डिवाइडिंग लाइन बनती है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डिवाइड करता है, और उसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। दिस इज नॉट ओनली लाइन, इसका फंक्शन है, इट सिक्रीट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन, जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन करता है, ठीक है। ये बातें होगी, ठीक है। बाद में हम डायग्राम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, ये थी अपवर्ड इमेजिनेशन ऑफ द एक्टोडर्म, ठीक है।
अब आ जाओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे डेवलप होता है। जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, हम इंशाल्लाह बनेंगे न्यूरो एनाटॉमी में जब हम वेंट्रिकल्स सीएसएफ बनेंगे। अब जो भी वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें आपका सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है। अब थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, उसमें न्यूरो एक्टोडर्म होता है। वहां से जो न्यूरो एक्टोडर्म है वो गोज डाउन, स्टार्ट टू गोज डाउन टू फॉर्म द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल, नॉट योर हार्ट। थर्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल वैसे भी दो होते हैं हार्ट में। थर्ड वेंट्रिकल स्टार्ट टू goes down and forms posterior pituitary। अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। ठीक है, और ये मैंने बना दिया क्या, अब आप खुद ही गैस कर सकते हो। ये जो मैंने कप शेप बनाया, दिस इज योर कार्ड टेला सेला टर्सिका। ठीक है जी, ये एक डिप्रेशन होता है स्फेनोइड बोन में, जिसमें आपका जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये लाई करता है। दिस इज योर इंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये जो लाइन है ये वाली, दिस इज योर कार्ड पार्स intermedia that separates the anterior pituitary and posterior pituitary। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। द रेस्ट ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। और इंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन की प्रोडक्शन करवाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा हम पढ़ेंगे आगे हार्मोन्स को, कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये जो दो हार्मोन बनते हैं ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये इसमें नहीं बनते, इसमें सिर्फ स्टोर होते हैं। आप सबको पता है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ये बेसिकली हाइपोथैलेमस में बनते हैं। और हाइपोथैलेमस में बनकर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके सिर्फ स्टोर होते हैं। और ऑन टाइम जब कभी आपकी बॉडी को जरूरत होती है ऑक्सीटोसिन की, एडीएच की, तो ये तब रिलीज होते हैं। सिर्फ ये आपने बात याद रखनी है, हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये होगी आपकी डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड। अब थोड़ा बहुत आ जाओ इसके क्लिनिकल्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन क्लिनिक इज एम्प्टी सेला टर्सिका syndrome। What is the meaning of empty cella turcica syndrome? It is a congenital anomaly of your pituitary gland। इसमें होता यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप ही नहीं होता। तो जब डेवलप नहीं होता तो ये जो आपका डिप्रेशन होता है स्फेनोइड में, इसमें पिट्यूटरी आपको मिलता ही नहीं है देखने को, तो ये आपको खाली नजर आएगा। तो डेट इज आल्सो नेम्ड एज एम्प्टी सेला टर्सिका सिंड्रोम। इसमें पिट्यूटरी नहीं होता। जब आप एमआरआई करोगे तो आपको ये जो है पिट्यूटरी नहीं देखने को मिलेगा और आपको ये जो डिप्रेशन है ये खाली नजर आएगा। तो अब मुझे ये बताओ कि इफ देर इज नो पिट्यूटरी इन योर बॉडी दैट इज योर मास्टर ग्लैंड, तो क्या लाइफ इनकम्पेटिबल होगी? नहीं होगी। आपको बाहर से जो हार्मोन्स हैं वो देने पड़ेंगे उस बॉडी को। और कब तक दोगे और आपकी बॉडी कब तक उन हार्मोन को देखेगी? ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चल रही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको तो नहीं पता कि भाई नेगेटिव कब हो रहा है पॉजिटिव कब हो रहा है। ठीक है, तो आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आप इसमें नहीं दे सकते। तो डेट इज नॉट इनकम्पेटिबल विद लाइफ। ठीक है, एक ये हो गया। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गायनिक टॉपिक है। ओब्स एंड ओब्स, बेसिकली ओब्स एंड गायनिक टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शीहान सिंड्रोम नाम है इसका। बड़ा इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है। यहाँ पे कर लो, वही मैं बता रहा हूँ ना कि पहले मैंने बताया कि एंडो ऐसी चीज है जो आपके हर सिस्टम को टच देती है। अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव को टच दे दिया इसने, दे दिया, तो ये समझ लो व्हाट इज शीहान सिंड्रोम। occurs in postpartum women। ठीक है, अब ये जो शीहान सिंड्रोम है ये किन में होता है? जारी बात है, गायनी उसका टॉपिक है तो वुमेन्स में ही होगा। ठीक है, तो occurs in women with postpartum hemorrhage। व्हाट इज postpartum hemorrhage? कोशिश करूंगा मैं जो जो टर्म्स आपके लिए न्यू है उनको मैं क्लैरिफाई करता जाऊं।
कि होता क्या है। पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी जो हेमरेज होता है या ब्लीडिंग होती है, हेमरेज हम उसको कहेंगे जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। देखें, जब कभी भी डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल है या सी सेक्शन, उसमें नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, उसको हम हेमरेज का नाम ही देंगे। हेमरेज हमेशा हम उसको नाम देते हैं जब कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए। अब पोस्टपार्टम हेमरेज दो तरह का होता है, इफ देर इज अ नॉर्मल डिलीवरी एंड इफ देर इज अ सी सेक्शन। अब नॉर्मल डिलीवरी में जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है वो 500 ml होता है। इफ देर इज अ ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500, ठीक है, दैट विल कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। और सी सेक्शन में जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है वो 1000 ml होता है। और अगर 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो, दैट विल आल्सो कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। होप्स हो कि आपको इस टर्म की समझ आ गई होगी कि व्हाट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। अब होता क्या है बेसिकली, जब प्रेगनेंसी होती है तो आप सबको पता है कि एक जान नहीं होती, एक तो आपकी अपनी जान होती है, ठीक है, और एक आपके पेट में, आपके वomb में जो एक और जान पल रही होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया होता है, ज़ाहिर बात है एक मदर पर डिपेंडेंट होता है वो बच्चा, जब तक 9 महीने वो अपनी मदर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो एनलार्ज हो जाता है। क्यों एनलार्ज हो जाता है? क्योंकि उसने मदर की भी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है और उसने जो है वो फीटस की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना होता है। तो ज़ाहिर बात है कि हाइपरट्रोफी हो जाएगी उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज योर ओबीज फ्रेंड, ठीक है, एंड दिस वन इज योर थिन फ्रेंड। ये कम खाएगा, कहते हैं ना इसका पेट ही नहीं है, इसको लगती नहीं है, ये ज्यादा खाएगा, इसका कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यही हिसाब हो जाता है, जब आपकी बॉडी में दो जाने हों तो दो जानों के लिए जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, ठीक है, हर चीज बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से आपको जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दैट बिकम एनलार्ज, ठीक है, to demands to requires to meet the demands of your fetus as well as your body, ठीक है। अब होता क्या है कि whenever there will be a postpartum hemorrhage, तो जब कभी भी हेमरेज होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिप्लीट कर जाएगा। हेमरेज डिप्लीट ही करवाता है ना, तो जब ब्लड वॉल्यूम डिप्लीट कर जाएगा, हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, हार्ट रेट रिड्यूस होगा। तो वो जो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी टूवर्ड्स द एनलार्ज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड एनलार्ज है वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता है जब आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करती है एनवायरनमेंट के, ठीक है। लेकिन एकदम से क्या होता है, एकदम से होता ये है कि जब पोस्टपार्टम हेमरेज होता है तो वो आपकी ब्लड नहीं मिल पाता एज कम्पेयर टू उसकी रिक्वायरमेंट पिट्यूटरी को। तो होता क्या है कि जब एक वुमेन डिलीवरी के बाद एक हफ्ते बाद आती है कंप्लेंट्स के साथ, कौन सी कंप्लेंट के साथ, कि डॉक्टर साहब को कहती है कि डॉक्टर साहब एक हफ्ता लैक्टेशन अच्छे से हुई है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से हुई है, लेकिन अब लैक्टेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो वो परेशान होती है कि क्यों नहीं हो रही। तो दैट इज अ रीजन because of whenever postpartum hemorrhage leads to diminished supply of the blood to the pituitary। और जब पिट्यूटरी को वो ब्लड नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो पिट्यूटरी अंडर वर्क होगा या ओवर वर्क होगा, जाहिर ही बात है वो अंडर वर्क चला जाएगा। तो जब अंडर वर्क होगा तो बहुत से मेन हार्मोन जो है वो नहीं प्रॉपरली बनेंगे, ठीक है। तो जब वो प्रॉपरली नहीं बनेंगे तो उनमें एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का काम ही है, प्रोलैक्टिन इंड्यूसेस द लैक्टेशन इन द फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। तो जब प्रोलैक्टिन ही रिलीज नहीं होगा तो वो एक हफ्ते बाद आएगी, कंप्लेन करेगी, डॉक्टर साहब एक हफ्ते तक लैक्टेशन अच्छे से हुई लेकिन उसके बाद जो है लैक्टेशन नहीं हो रही और मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपने, अगर ऐसा एमसीक्यूज आता है इस सिनेरियो को लेकर, एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, ठीक है, डिलीवरी होगी उसकी, सी सेक्शन होगी, उसका ब्लड लॉस मोर देन 1000 ml हुआ, ठीक है। हफ्ते बाद आई, उसने कहा कि डॉक्टर साहब लैक्टेशन अच्छे से होती रही लेकिन अब लैक्टेशन नहीं हो रही। व्हाट इज योर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एंड यू हैव टू मार्क शीहान सिंड्रोम, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। हम वक्ती तौर पर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है, ये वक्त के साथ साथ जो है वो ट्रीट हो जाती है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बॉडी को अडेप्ट करते हुए श्रिंक होना शुरू हो जाता है। उसका जो नॉर्मल साइज होता है पी शेप, उसमें वो
आ जाता है। तो ये था एंडोक्रीमोलॉजी। जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हुआ है, मैंने इसको अपने अंदाज़ में, अपने वे में बहुत ईज़ी करके आपको बता दिया है कि व्हाट इज़ थायरॉइड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ पिट्यूटरी डेवलपमेंट, और इससे रिलेटेड जितने भी एनोमलीज़ हैं या क्लिनिकल केसेस बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। होप सो यू एन्जॉय द वीडियो। और अगर मेरा मकसद पैसे छापना होता, तो मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकता था। मैं अलहदा से कोर्स बनाकर भी अपनी वाह-वाह करवा रहा होता था। नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी मकसद नहीं है। मेरा मकसद जस्ट ये है कि द नॉलेज आई हैव, आई वांट टू कन्वे टू अदर्स, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरी यही दुआ है, मेरी यही कोशिश है कि ये मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप सब भी इससे फ़ायदा उठाएँ और अपने आप को एक बेटर वे में एक अच्छा डॉक्टर बनाएँ और इंसानियत की खिदमत करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मुझे सिर्फ़ दुआएँ चाहिए, आपकी और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।